दादी माँ, अरबपति आर्यन ने उसे चैरिटी की कतार में भिखारियों के साथ खाना लेते देखकर सदमे से चिल्लाया। उसका चेहरा कुपोषण और पीड़ा से मुरझाया हुआ था। क्या हुआ था? वह उसे हर महीने 30 रुपए भेजता था। बाद में उसने जो खोजा उससे उसका खून गुस्से से खौल उठा। शुरू करने से पहले हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हमें अपने प्यारे श्रोताओं को जानना अच्छा लगता है। नई कहानियों को मिस न करने के लिए सदस्यता लें। 35 साल की उम्र में आर्यन एक ग्लास साम्राज्य का राजा था। उसका पेंट हाउस शहर की सबसे ऊंची मीनार की 80वीं मंजिल पर लटका था, बादलों को छेदता हुआ। यह ठंडे संगमरमर, अनंत दृश्यों और ऐसी तकनीक की एक शांत दुनिया थी जो अभी बाजार में नहीं आई थी। उसने अभी अभी एक कॉल समाप्त की थी जिसने एशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नक्शा फिर से बदल दिया था। $4 मिलियन का सौदा जिसे उसके प्रतिस्पर्धियों ने देखा तक नहीं था। डील बंद हो गई है। आगे बढ़ें, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज सफलता की आदि अधिकार की एक सत्ता थी। उसने फोन रख दिया। पेंट हाउस की चुप्पी उसे घेर गई। उसके पैरों के नीचे फैले रात के शहर जितना विशाल एक खालीपन। उसने अपनी रेशमी टाई ढीली की। वह फिनाटेक का जीनियस बच्चा था, प्रज्ञान एआई सॉल्यूशंस का संस्थापक, एक ऐसा आदमी जो बाजारों की भविष्यवाणी कर सकता था और भविष्य को डिजाइन कर सकता था। लेकिन उस चुप्पी में जीत खोखली लग रही थी, जैसे मुंह में राख हो। उसकी नजर अकेले जश्न से बचते हुए उसके चमकीले आबनूस के डेस्क की ओर मुड़ी। वहां संगीत क्रिस्टल पुरस्कारों और होलोग्राफिक प्रोटोटाइप के बीच कमरे में एकमात्र वस्तु थी जो जीवित लग रही थी। एक पुरानी तस्वीर एक चांदी के फ्रेम में। उसने उसे उठाया। तस्वीर में यादों की महक थी। 3 लोग एक फटे हुए सोफे पर ठुंसे हुए थे, जिसकी उसे याद था कि उसमें दाल, सब्जी और सस्ते साबुन की महक आती थी। वह आर्यन, 10 साल का, दुबला पतला, मोटे चश्मे पहने और विज्ञान मेले की ट्रॉफी पकड़े हुए। उसके बगल में उसकी छोटी बहन प्रिया, 7 साल की, एक विद्रोही मुंह बना रही थी। और केंद्र में उन दोनों को गले लगाए राधा थी। दादी माँ राधा उसकी माँ नहीं थी, वह उसकी दादी थी, लेकिन वह उसकी एकमात्र माँ थी। जिस दिन उसके माता पिता उस कार दुर्घटना में मर गए, राधा, जिसे पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था, अनाथालय गई, अपने और प्रिया के आंसू पोंछे और उन्हें अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले आई। तुम अकेले नहीं हो, उसने उनसे वादा किया था। उसकी आवाज दृढ़ थी। जब तक मैं सांस लेती हूं, तुम मेरे बच्चे हो। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उसे उस दिन से दादी माँ कहा। राधा ने रात में दफ्तर साफ करके और दिन में बच्चों की देखभाल करके काम किया, जब तक कि उसके हाथ नहीं फट गए और उसके घुटने गठिया से सूज नहीं गए। सब कुछ ताकि उसके पास किताबें हों, सब कुछ ताकि प्रिया के पास जूते हों। एक याद आर्यन को ट्रेन की ताकत से टकराई। वह 12 साल का था। हवा में एक पत्र लहराते हुए इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि पड़ोसियों ने दीवार पर दस्तक दी। दादी माँ राधा, छात्रवृत्ति। मुझे विज्ञान अकादमी के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिल गई है। राधा, आटे से ढकी हुई, उसने बेलन छोड़ दिया था। वह एक पल के लिए शांत रही, फिर रोने की आवाज ने उसे हिला दिया। उसने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि उसकी सांसें रुक गईं। उसके गर्म आंसू उसके बालों को गीला कर रहे थे। मेरा जीनियस बच्चा, मेरा बहादुर बच्चा, वह सिसक रही थी। उसकी आवाज एक ऐसे गर्व से कांप रही थी कि मानो उसे दर्द हो रहा हो। मुझे पता था कि तुम खास हो, तुम दुनिया बदल दोगे। आर्यन, तुम इतनी ऊंची उड़ान भरोगे। उसे रसोई के कोने से प्रिया की रिजेंटफुल, ईर्ष्यापूर्ण नजर याद आई। राधा हमेशा उसकी चिंता करती थी। एक ऐसी बच्ची के रास्ते को सुधारने की कोशिश करती थी जो पहले से ही कड़वाहट के लक्षण दिखा रही थी। प्रिया, बेटी, वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राधा ने थकी हुई आवाज में सलाह दी, उस समस्याग्रस्त लड़के का जिक्र करते हुए जिसके साथ वह भाग जाती थी। तुम्हें अपना रास्ता बदलना चाहिए। लेकिन प्रिया ने उसे कभी नहीं सुना था। आर्यन वर्तमान में वापस आ गया। अपराध उसके पेट में एक ठंडा पत्थर था। उसने उसे आखिरी बार कब देखा था? लंड्रिंग, 8 महीने पहले, क्रिसमस पर एक झटके में मुलाकात, जहां वह टोक्यो में एक विलय के लिए उड़ान भरने से पहले 1 घंटा रुका था। और आखिरी कॉल शायद 6 हफ्ते पहले, बहुत लंबा समय। वह खुद को सही ठहरा रहा था। मैं व्यस्त हूं। संगीत में उनके लिए एक साम्राज्य बना रहा हूं, ताकि उसे कभी किसी का फर्श साफ न करना पड़े, ताकि वह एक रानी की तरह आराम करे। उसने अपना फोन निकाला। उसकी अपनी कंपनी का एक प्रोटोटाइप, क्रेडिट कार्ड जितना पतला। उसने बैंकिंग ऐप खोला। वहां उसकी एकमात्र व्यक्तिगत ट्रांसफर शेड्यूल थी, मासिक स्वचालित ट्रांसफर, 30 रुपये। प्राप्तकर्ता राधा देवी।
कल भेजा गया। उसके पेट में पत्थर थोड़ा हल्का हो गया। हर महीने बिना किसी गलती के 30 रुपये, यह पर्याप्त से अधिक था। यह किसी भी विलासिता, किसी भी आवश्यकता को पूरा करता था। दादी माँ राधा एक रानी की तरह रह रही थी। प्रिया, जिसने कम उम्र में शादी कर ली थी और उसके अपने 2 बच्चे थे, एक 15 साल का और एक 13 साल का। वे उसके साथ एक शांत उपनगर में खरीदे गए बड़े घर में रहते थे। प्रिया उसकी देखभाल कर रही थी। वह इसके लिए आभारी था। उसने कॉल करने का फैसला किया। वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। उसने प्रिया होम संपर्क दबाया। घंटी 1, 2, 3, 4 बार बजी। जब वह फोन रखने वाला था, उसने उठाया। नमस्ते। प्रिया की आवाज एक कमजोर फुसफुसाहट थी, टूटी हुई, जैसे वह रोना दबा रही हो। आर्यन का अपराधबोध बढ़ गया। प्रिया, मैं आर्यन हूं। क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत खराब लग रही हो। लाइन के दूसरी ओर एक दबी हुई आह थी, अनंत थकावट से भरी एक आवाज। आर्यन, यह क्या चमत्कार है कि तुमने फोन किया? प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, मैं ठीक हूं। यह एक बहुत लंबा दिन रहा है। क्या यह दादी माँ राधा के कारण है? आर्यन ने पूछा। उसका दिल सिकुड़ रहा था। क्या वह बीमार है? क्या उसे कुछ हुआ है? क्या? ओह नहीं, प्रिया ने कहा। एक तेज हंसी छोड़ी जो खुशी से ज्यादा घबराहट जैसी लग रही थी। नहीं, वह ठीक है। खैर, तुम जानते हो, वह आराम कर रही है। आखिर मैंने उसे थोड़ी देर पहले ही सुलाया है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। शाम के 7:30 बज रहे थे। इतनी जल्दी आराम करना। एक और आह, यह गहरी, पीड़ा से भरी हुई। ओह आर्यन, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि यह क्या है। बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। वे सनकी हो जाते हैं। खासकर इतने पैसे के साथ वह जो चाहे करती है, थक जाती है और फिर हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर वह बीमार हो जाती है, वह बहुत जिद्दी है और किसी की नहीं सुनती। यह हमारे परिवार के लिए एक समस्या है। तुम शांत हो, बस पैसे भेजते हो। लेकिन हमें उसे हर दिन सहना पड़ता है, खासकर मेरे बच्चों को। रोहित 15 साल का है और अमित 13 साल का। वे उसे प्यार करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वे पूरे घर में दौड़ते हैं। संगीत, दोस्त। दादी माँ राधा शोर से बहुत घबरा जाती है। यह कहा जा सकता है कि वह उनसे नफरत करती है। मैं उसे शांत रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह बहुत काम है। कभी कभी वह भ्रमित हो जाती है, बातें भूल जाती है। यह थकाऊ है। आर्यन अपनी $50 की इतालवी चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया। उसने खुद को छोटा, स्वार्थी महसूस किया। उसकी बहन, जो हमेशा समस्याग्रस्त रही थी, जो स्कूल में गर्भवती हो गई थी, अब एक संत थी, एक त्यागी देखभाल करने वाली। प्रिया, मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा। उसकी आवाज सच्ची कृतज्ञता से भरी थी। तुम यह सब करके अद्भुत हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इसका भुगतान कैसे करूं। खैर, पैसे मदद करते हैं, प्रिया ने जवाब दिया। उसका लहजा तुरंत व्यावहारिक हो गया। स्थानांतरण आ गया। धन्यवाद। उसने एक गणना की हुई विराम लिया। सही समय पर। वास्तव में उसके गठिया की आयातित दवाएं फिर से महंगी हो गई हैं और लग्जरी मेडिकल बीमा जो तुम उसे देते हो, खैर, प्रीमियम पागलपन है। यह विशेष थेरेपी को मुश्किल से कवर करता है। थेरेपी? आर्यन ने घबराकर पूछा। हाँ, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसे सक्रिय रखने के लिए, उसके दिमाग के लिए। उसने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, सब कुछ कवर है। मुश्किल से, लेकिन हम इसे संभाल रहे हैं। दादी माँ राधा यही तो डिजर्व करती है ना? बेशक, बिल्कुल, आर्यन ने कहा। मुझे इस सप्ताहांत जाना चाहिए। मुझे उसे देखना होगा। नहीं। प्रिया का जवाब इतना तेज, इतना तीखा था कि आर्यन जम गया। एक अजीब चुप्पी थी। मेरा मतलब है, प्रिया ने अपनी आवाज को फिर से नरम और उदास बनाते हुए कहा। ओह आर्यन, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, सच में, लेकिन तुम्हारी यात्रा उसे बहुत परेशान करती है। वह भावुक हो जाती है। पिछली बार क्रिसमस के बाद, तुम्हें याद है कि तुम जल्दी चले गए थे? वह सिर्फ भावना के कारण 2 दिन तक बुखार में थी। उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं है। उसे स्थिर रखना बेहतर है। और ईमानदारी से कहूं तो उसकी आवाज एक गोपनीय फुसफुसाहट में बदल गई। उसे तुम्हें देखकर दर्द होता है। उसे दर्द होता है कि तुम अब वह छोटा आर्यन नहीं रहे जिसे वह याद करती है। तुम एक अरबपति आर्यन हो। तुम अब एक डराने वाले अजनबी की तरह हो, और यह उसे चोट पहुंचाता है। यह आर्यन को सीधे उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा पर लगा। यह उसका सही बहाना था, अब उसकी बहन द्वारा मान्य किया गया। यह बेहतर है भाई, प्रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज अब हेरफेर का एक मरहम थी।
वह जानती है कि तुम उसे प्यार करते हो, जानती है कि तुम उसे सब कुछ देते हो, और मैं यहाँ हूँ। मैं उसके हाथ और पैर हूँ। उसकी चिंता मत करो, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस दुनिया बदलते रहो, जैसा उसने हमेशा कहा था। यह मैनूवर चाल एक उत्कृष्ट कृति थी। उसने उसे न जाने के लिए दोषी महसूस कराया, लेकिन ऐसा न करने के लिए उचित ठहराया। उसने उसे प्रिया के बलिदान के लिए आभारी महसूस कराया और पैसे के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया। धन्यवाद प्रिया, सच में, उसने कहा। उसकी आवाज राहत से भरी थी। तुम सबसे अच्छी हो। उसे ढेर सारा प्यार भेजना। उसे बताना कि मैं जल्द ही फोन करूंगा। मैं करूंगी, प्रिया ने वादा किया। आराम करो भाई, और पैसे के लिए धन्यवाद। सच में, मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारे बिना क्या करते। आर्यन ने फोन रख दिया। वह अपने डेस्क पर रखी तस्वीर को देखता रहा। अपराध का बोझ गायब हो गया था। उसकी जगह एक गर्मजोशी भरी कृतज्ञता ने ले ली थी। उसकी बहन, उसकी समस्याग्रस्त छोटी बहन, बड़ी हो गई थी। दादी माँ राधा सुरक्षित थी, आरामदायक थी। उसके पास उसकी लग्जरी दवाएं थीं, उसकी थेरेपी, उसके किशोर पोते दौड़ रहे थे। उसकी अच्छी देखभाल हो रही थी। वह उठा और महोगनी बार की ओर चला। विस्की की एक बोतल निकाली जिसकी कीमत एक पुरानी कार से अधिक थी। उसने खुद के लिए एक गिलास डाला और अकेले तस्वीर के लिए टोस्ट किया। तुम्हारे लिए, दादी माँ राधा, वह फुसफुसाया, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। मीलों दूर उस कथित शांत घर में आर्यन की कॉल समाप्त हो गई थी। राधा, उसकी दादी माँ राधा, दूसरे माले के बाथरूम में घुटनों के बल थी। पुराने टूथब्रश से फर्श साफ कर रही थी। क्या यह आर्यन था? राधा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रिया की ओर देखते हुए, जो दरवाजे पर खड़ी उसे तिरस्कार से देख रही थी। हाँ, प्रिया ने अपना फोन रखते हुए कहा। क्या उसने मेरे बारे में पूछा? प्रिया ने एक ठंडी, क्रूर हंसी छोड़ी। तुम्हारे बारे में पूछा? दादी माँ राधा, खुद को देखो। तुम एक दयनीय बूढ़ी औरत हो। वह अरबों कमा रहा है। तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास तुम्हें याद करने का समय है? तुम उसे शर्मिंदा करती हो, इसलिए वह तुम्हें फोन नहीं करता। राधा का चेहरा ढह गया। अब साफ करती रहो, प्रिया ने आदेश दिया। उसकी आवाज 30 साल से पनपती ईर्ष्या से सख्त हो गई थी। और मुझे धन्यवाद दो कि मैं तुम्हें छत देती हूं, क्योंकि वह तुम्हें एक भी पैसा नहीं भेजता। तुम मेरा बोझ हो, समझी? सिर्फ मेरा। राधा ने सिर नीचे कर लिया। उसके खामोश आंसू गंदी टाइलों पर गिर रहे थे। हर शब्द पर विश्वास करते हुए, यह मानते हुए कि जीनियस बच्चा जिस पर उसे इतना गर्व था, उसने अब उसे अपने जीवन से मिटा दिया था। उसी मीलों दूर, उस आलीशान उपनगरीय घर में जिसे आर्यन ने खरीदा था, दादी माँ राधा का जीवन एक खामोश नरक था। कोई थेरेपी नहीं थी, कोई लग्जरी दवाएं नहीं थीं, बस बेसमेंट में एक ठंडा स्टोरेज रूम था, एक शोरगुल वाले बॉयलर के बगल में जो हर बार चालू होने पर उसे डरा देता था। वह घुटनों के बल थी। प्रिया के मेहमान बाथरूम का फर्श रोहित, उसके 15 साल के पोते ने जानबूझकर गिराए गए सोडा से चिपचिपा था। तेज, बूढ़ी। प्रिया की आवाज बाथरूम के दरवाजे से आई, चाकू की तरह तीखी। वह दाग खुद ब खुद नहीं हटेगा। तुम अविश्वसनीय रूप से धीमी हो। राधा सिकुड़ गई। उसकी हड्डियां विरोध कर रही थीं। सस्ते रासायनिक क्लीनर की गंध उसकी आंखों को जला रही थी। मुझे अफसोस है बेटी, मैं लगभग खत्म कर चुकी हूं, राधा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसने और जोर से रगड़ा। गठिया से गांठदार और विकृत उसके घुटने ठंडी टाइल को रगड़ रहे थे। प्रिया बाथरूम में आई, मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरी तरह से कटे हुए नाखूनों को देखने के लिए। देखा, तुम एक बाधा हो, धीमी, बेकार। तुम मुश्किल से फर्श साफ कर सकती हो, तुम किसी काम की नहीं हो। राधा की आंखें फर्श पर टिकी थीं। खैर, अगर उसे परवाह नहीं है तो भी मैं उससे बात करना चाहूंगी। मुझे संगीत उसकी आवाज सुनना याद आता है। कृपया उसे वापस फोन करो। ओह, दादी माँ राधा, कृपया, प्रिया ने उपहास किया, पल का आनंद लेते हुए। तुम हर किसी के लिए एक परेशानी बनने पर क्यों अड्डी हो? उसे शांति से जीने दो। वह पहले से ही काफी व्यस्त है। जब मैं फोन करती हूं तो वह जवाब भी नहीं देता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आर्यन तुमसे बात करना चाहता है? लेकिन वह मेरा बच्चा था। वह मुझसे प्यार करता था। वह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। उसे अभी भी मुझसे प्यार होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा। राधा ने फुसफुसाया। आंसू बहने लगे। प्रिया झुकी। एक ऐसा इशारा जिसमें कोई कोमलता नहीं थी। उसने राधा की ठोड़ी को जोर से पकड़ लिया, उसे देखने के लिए मजबूर किया। वह तुम्हारा बच्चा नहीं है, वह एक अरबपति है।
दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज 30 साल की ईर्ष्या के जहर से भरी थी और उसे शर्म आती है कि लोग जाने कि उसकी माँ एक बूढ़ी और गरीब औरत है, इसीलिए वह तुम्हें फोन नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हें मिलने नहीं आता। नहीं, वह ऐसा नहीं है। यह मैं हूं, प्रिया ने झूठ बोला और कसकर पकड़ लिया। तुम्हारे पास यह फर्श साफ करने के लिए और यह ठंडा खाना खाने के लिए बस एक ही कारण है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बलिदान करती हूं, उस औरत के लिए जिसने हमेशा मेरे भाई को पसंद किया, जिसने हमेशा मुझे बदलने के लिए मूर्खतापूर्ण सलाह दी, लेकिन हमेशा उस पर गर्व करती थी। इसलिए घुटनों के बल धन्यवाद दो कि मैं तुम्हें छत देती हूं और चुप रहो। प्रिया ने उसकी ठोड़ी को एक धक्के से छोड़ दिया। राधा घुटनों के बल स्थिर रही। आंसुओं ने उसे चुपचाप हिला दिया। आंसू बाल्टी के गंदे पानी में मिल गए। झूठ एक एसिड था जिसने उसकी आखिरी उम्मीद को घोल दिया था। उसका प्यारा आर्यन, उसका जीनियस बच्चा, उसे तिरस्कार करता था। सामने का दरवाजा धड़ाम से बंद होने की आवाज ने उसके पोतों के आने की घोषणा की। 15 साल का रोहित और 13 साल का अमित एक किशोर अहंकार के तूफान की तरह अंदर आए। अपने ब्रांडेड बैग फर्श पर फेंक दिए, ठीक उसी जगह जहां राधा ने अभी अभी साफ किया था। बूढ़ी, खाना, रोहित ने सोफे से चिल्लाया। अपने फोन से नजरें नहीं हटाई जो आर्यन ने उसे दिया था। राधा ने अपने आंसू गंदे कपड़े से पोंछे और रसोई की ओर भागी। उसके पैर कांप रहे थे। उसने उन्हें सैंडविच परोसे जो प्रिया ने उनके लिए तैयार किए थे। अमित, छोटे वाले ने अपना लिया और उसे सूंघा। उफ, इसमें मेयोनीज है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे यह पसंद नहीं है? बच्चे ने चिल्लाया और सैंडविच को घृणा से फर्श पर फेंक दिया। मुझे दूसरा बनाओ, बेकार। संगीत, लेकिन बेटा, तुम्हारी मां ने कहा था कि, राधा ने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि तुम हमारी नौकरानी हो। रोहित ने उसे बीच में टोका, ठंडेपन से देखते हुए। और एक बुरी, अब वही करो जो उसने कहा, या मैं मां को बता दूंगा कि तुम फिर से जवाब दे रही हो। तुम्हें पता है उसके बाद क्या होता है। राधा आत्मा सिकुड़ चुकी थी, सैंडविच उठाने के लिए झुकी, जबकि दोनों किशोर उस पर हंस रहे थे। रात और खराब थी। प्रिया का पति राकेश देर से आया, लड़खड़ाते हुए। सस्ते शराब की गंध प्रवेश द्वार में भर गई। मेरा खाना कहाँ है? उसने दहाड़ा। प्रिया उसे लेने के लिए भागी। उसकी आवाज मधुर थी। प्यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस बेकार बूढ़ी राधा ने इसे तैयार नहीं किया था। संगीत हमेशा की तरह। यह एक और झूठ था। राधा रसोई में छिपी हुई थी, चुपचाप सूखे रोटी का एक टुकड़ा खा रही थी, उसका दिन का एकमात्र भोजन। राकेश रसोई में घुस गया और उसे देखा। वहां हो तुम, परजीवी, उसने घुरघुराया। उसका चेहरा गुस्से और शराब से लाल था। फिर से खा रही हो? तुम बस खाती हो और मेरे घर में बाधा बनती हो। मैं यह सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा था। राधा ने घबराकर हकलाया। राकेश ने माइक्रोवेव में अपनी ठंडी प्लेट देखी। और यह संगीत ठंडा है। क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं यह कचरा खाऊंगा? गुस्से के एक झटके में उसने प्लेट पकड़ी और उसे दीवार पर दे मारा। राधा के सिर से कुछ सेंटीमीटर दूर सिरेमिक फट गया और टुकड़े उसके गाल को छू गए। आह! राधा ने अपना चेहरा ढंकते हुए चिल्लाया। मेरी नजर से दूर हो जाओ, राकेश ने चिल्लाया, उसे जोर से धक्का देते हुए। अगर मेरी पत्नी न होती तो तुम एक नाले में मरी हुई होती। कृतघ्न! राधा रोते हुए लड़खड़ाई और रसोई से भाग गई। प्रिया गलियारे से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट और क्रूर मुस्कान थी। मुझे उम्मीद है कि तुमने सीख लिया होगा, दादी माँ राधा, प्रिया ने शांति से कहा। कोई तुम्हें नहीं चाहता। तुम एक परेशानी हो। बेहतर होगा कि तुम हमें और परेशानी ना दो। राधा बेसमेंट में अपने कमरे की ओर भागी। वह पुराने खाट पर अंधेरे में बैठ गई, जबकि आर्यन द्वारा खरीदे गए विशाल टीवी पर फिल्म देखते हुए ऊपर परिवार के हंसने की आवाजें उसे गूंजती हुई महसूस हो रही थीं। राकेश के धक्के से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। पुरानी भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उसका टूटा हुआ दिल दर्द कर रहा था। आर्यन मुझसे नफरत करता है। मैं उसे शर्मिंदा करती हूँ। मैं एक बाधा हूँ, एक बोझ। प्रिया के शब्द ही उसकी एकमात्र वास्तविकता थे। वह उठ गई। उसके आंदोलन धीमे, दर्दनाक थे। उसने पतले गद्दे के नीचे तलाशा। उसने एक छोटा कपड़ा बैग निकाला, दुनिया में उसकी एकमात्र चीज। उसने उसे कांपते हाथों से खोला। अंदर तस्वीर थी। आर्यन 10 साल का अपनी ट्रॉफी पकड़े हुए, प्रिया 7 साल की मुंह बनाते हुए, और बीच में वह मुस्कुराती हुई दादी माँ राधा। राधा ने तस्वीर को चूमा। उसके आंसू उसके जीनियस बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को गीला कर रहे थे। मुझे माफ कर दो आर्यन, उसने तस्वीर से फुसफुसाया।
मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी हूं। मैं अब किसी के लिए बाधा नहीं रहूंगी। उसने अपना एकमात्र पुराना छेद वाला स्वेटर पहना। उसने अपनी जेब में तस्वीर के साथ कपड़े का छोटा बैग दबाया। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला जो पीछे के आंगन में खुलता था। रात ठंडी थी और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जो आर्यन ने उसके लिए खरीदा था, वह घर जिसे प्रिया ने उसका नरक बना दिया था, और एक तस्वीर और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि उसका पोता जिससे वह प्यार करती थी उसे तिरस्कार करता था। दादी माँ राधा, वह महिला जिसने एक अरबपति को पाला था, अंधेरी सड़क पर बेतरतीब ढंग से चल पड़ी, बस यह जानती हुई कि उसे भागना था ताकि वह परेशानी न बने। 3 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते जिनमें राधा, दादी माँ राधा, अदृश्य हो गई। शहर की कठोर मशीनरी में एक और भूत। वह 2 रातें बस स्टेशन पर सोई जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाल दिया गया। आखिरकार ठंड और भूख से कांपते हुए वह सेवा निकेतन आश्रम पहुंची। एक निचले इलाके में एक मंदिर जिसे साध्वियों के एक समूह द्वारा चलाया जाता था, जो सवाल नहीं पूछते थे, बस गर्म सूप और एक साझा छात्रावास में एक खाट देते थे। उन्हीं 3 हफ्तों में आर्यन ने $900 मिलियन में एक जर्मन रोबोटिक्स स्टार्टअप का अधिग्रहण बंद कर दिया। उसके दुनियाओं के बीच का अंतर सिर्फ बड़ा नहीं था, यह अश्लील था। आर्यन का जीवन निदेशक मंडल और बाजार अनुमानों से संचालित होता रहा, जब तक कि उसकी जनसंपर्क प्रमुख नेहा उसके कांच के कार्यालय में नहीं आई। आर्यन, बोर्ड जोर दे रहा है, नेहा ने कहा, अपनी आवाज दृढ़ करते हुए जब उसने उसे एक टैबलेट दिया। बोर्ड चाहता है कि ब्रांड में और दिल दिखे। वे चाहते हैं कि इस महीने का दान तुम व्यक्तिगत रूप से वितरित करो। आर्यन ने अपनी कनपट्टी रगड़ते हुए आह भरी। उसे जनसंपर्क कार्यक्रम पसंद नहीं थे। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है नेहा, बस ट्रांसफर कर दो। यह नेगोशिएबल नहीं है, नेहा ने जोर दिया। यह पश्चिमी जिले में सेवा निकेतन आश्रम के साथ है, कहानी के लिए एकदम सही है। स्थानीय जीनियस अपने पुराने पड़ोस की मदद करता है। तुम जाओ, चेक दो, मुस्कुराओ और चले आओ। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। आर्यन ने अपना एजेंडा देखा। यह भरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि नेहा सही थी। ठीक है, उसने झूंझलाहट से कहा, कार तैयार करो, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी। आर्यन की काली रोल्स रॉयस, एक बख्तरबंद वाहन जिसकी कीमत चर्च वाले पूरे ब्लॉक से ज्यादा थी, पश्चिमी जिले की टूटी सड़कों से गुजरी। कार एक शांत कैप्सूल थी जो उसे शोर, तली भुनी चीजों और नालियों की बदबू से अलग करती थी जो दरारों से अंदर आ रही थी। आर्यन ने अपनी रेशमी टाई ठीक की। खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था, जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री ऐसी दुनिया में चल रहा हो जिसे वह समझ नहीं रहा हो। जब वह उतरा तो कैमरे उसे घेर लिया। स्थानीय निवासियों और बेघर लोगों का एक छोटा समूह उत्सुकता से चर्च को देख रहा था। मुख्य साध्वी, एक शांत चेहरे वाली और गहरी आंखों वाली महिला जो सब कुछ देखती लगती थी, अपने एप्रन पर हाथ पोंछते हुए पास आई। आपका स्वागत है श्री आर्यन, साध्वी ने कहा। उसकी आवाज शांत और गरिमापूर्ण थी। मैं साध्वी गायत्री हूं। आपका दान बहुत अच्छा करेगा। हमारे पास बहुत सारे मुंह हैं खिलाने के लिए। आर्यन ने अपनी कॉर्पोरेट मुस्कान जबरदस्ती बनाई। उसने एक सहायक के हाथों से बड़ा फोम बोर्ड चेक लिया और कैमरों के लिए साध्वी गायत्री को सौंप दिया। कैमरों की चमक फट पड़ी। रिहर्सल वाले पल को कैद करते हुए परोपकारी अरबपति और विनम्र प्राप्तकर्ता, यहां होना एक सच्चा सम्मान है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज माइक्रोफोन के लिए प्रोजेक्ट की गई। प्रज्ञान एआई सॉल्यूशंस के रूप में हम दृढ़ता से मानते हैं कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम क्या जमा करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम सबसे कमजोर लोगों की, खासकर अपने बुजुर्गों की कैसे देखभाल करते हैं। उसने वह भाषण जारी रखा जो नेहा ने लिखा था, गरिमा और सम्मान के बारे में खाली शब्द जो उसे भी खोखले लग रहे थे। उन्होंने वह दुनिया बनाई जिसका हम आनंद लेते हैं, उसने निष्कर्ष निकाला, जबकि कैमरे हाँ में सिर हिला रहे थे। और यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अपने सुनहरे साल शांति और आराम से जिएं जिसकी वे हकदार हैं। एक रिहर्सल वाली तालियां बजीं। आर्यन ने साध्वी गायत्री से हाथ मिलाया। नकली हिस्सा खत्म हो गया था। वह अपने सहायक की ओर मुड़ा, अपनी कांच की मीनार पर वापस भागने के लिए तैयार था, लेकिन नेहा, उसकी जनसंपर्क प्रमुख, ने उसे जल्दी से रोक लिया। आर्यन, यह एकदम सही था, उसने फुसफुसाया। उसकी मुस्कान तनावपूर्ण थी। लेकिन मुझे एक और तस्वीर चाहिए, कुछ प्रामाणिक, मानवीय। क्या तुम्हें खाने की कतार दिख रही है? दान टीम खाना परोस रही है। हम तुम्हारी एक तस्वीर चाहते हैं खाना परोसते हुए।
लोगों से जुड़ते हुए। यह हमारी वार्षिक रिपोर्ट का कवर होगा। आर्यन ने अपना जबड़ा कस लिया। उसे यह सब पसंद नहीं था। यह एक सर्कस था, यह नकली था, लेकिन उसने फोटोग्राफर को तैयार होते देखा। 1 मिनट, उसने दृढ़ता से कहा, और हम चले जाएंगे। उसने अपनी एक $0 की शर्ट की आस्तीन ऊपर की ओर लंबी फोल्डिंग टेबल की ओर चला, जहां वे खाना बांट रहे थे। दाल, सब्जी और रोटी की गंध ने उसे राधा की रसोई की एक चुभती हुई याद दिलाई, लेकिन उसने उसे चिड़चिड़ाहट के साथ हटा दिया। साध्वी गायत्री ने उसे एक बड़ा करछुल दिया। भगवान आपका भला करें, श्रीमान, उसने बिना किसी व्यंग्य के कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी कॉर्पोरेट मुस्कान चेहरे पर चिपकी हुई थी। बेघर लोगों की कतार आगे बढ़ी। वे गुमनाम चेहरे थे, जीवन से घिसे हुए, एक खामोश हताशा से भरे हुए। यह लीजिए, उसने कहा, एक कागज की प्लेट में 1 चम्मच दाल सब्जी परोसते हुए। आपका दिन अच्छा हो। अगला, उसके सहायक ने बुलाया। आर्यन यांत्रिक रूप से परोस रहा था। दाल सब्जी रोटी, दाल सब्जी रोटी। वह बस खत्म करना और जाना चाहता था। फिर अगला व्यक्ति उसके सामने आया। वह एक बूढ़ी औरत थी। वह इतनी बुरी तरह से झुकी हुई थी कि वह मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रहा था। उसके बाल सफेद थे, लेकिन विरल और उलझे हुए थे। उसने एक फटा हुआ ग्रे स्वेटर पहना था, इतना गंदा कि वह एक चिथड़े जैसा लग रहा था। एक और उतनी ही पुरानी कमीज के ऊपर। उसकी आंखें खाने की पतीली पर टिकी हुई थीं, एक भूखी एकाग्रता के साथ। उस आदमी के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी जो परोस रहा था। एक ऐसे हाथ से जो स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उसने एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग बढ़ाया, उन किराना स्टोर वाले बैग में से एक। आर्यन ने करछुल उठाया, परोसने के लिए तैयार था। उसकी नकली मुस्कान अभी भी अपनी जगह पर थी, लेकिन उसका हाथ बीच में ही जम गया। संगीत, पूरी दुनिया रुक गई। उस झुकी हुई आकृति में कुछ ऐसा था जिसने समय को रोक दिया। गली का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, फोटोग्राफर के कैमरे के क्लिक, सब कुछ गायब हो गया। वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं थी। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, असंभव। लेकिन उसकी आंखें सच्चाई देख रही थीं। उसने अपनी नाक की सटीक वक्रता देखी जो कुपोषण से तेज हो गई थी। उसने उसकी बाईं भौं के पास का छोटा सा निशान देखा, जिसे वह बच्चा होने पर हर रात सोने से पहले चूमता था। उसने देखा कि उसके घुटने गठिया से सूजे हुए और लाल प्लास्टिक बैग को कैसे निराशा से कस रहे थे। आर्यन रिवाज की दुनिया अपनी धुरी पर झुक गई। उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई। भारी धातु का करछुल उसकी निष्क्रिय उंगलियों से फिसल गया। संगीत, करछुल के धातुई गिरने की आवाज स्टील की पतीली के किनारे से टकराते हुए शांत गली में गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने सभी को सचेत किया। उसका सहायक मुड़ा। सर, क्या आप ठीक हैं? फोटोग्राफर, यह सोचते हुए कि यह प्रामाणिक क्षण का हिस्सा था, फ्लैश चलाया। बूढ़ी औरत अचानक शोर से डरकर अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें डर और भ्रम से धुंधली उसकी आंखों से मिलीं। उसने उसे देखा और उसी पल 30 रुपये प्रति माह का झूठ, लग्जरी दवाओं और थेरेपी का झूठ, उसकी देखभाल करने वाली पवित्र बहन का झूठ, सब कुछ चकनाचूर हो गया। वह वहां थी, भूखी, अकेली, टूटी हुई। वह उसकी दादी मां राधा थी। आर्यन जम गया था। उसकी जनसंपर्क मुस्कान पिघल गई थी, जिससे डर का एक पीला मुखौटा रह गया था। वह बूढ़ी औरत को घूर रहा था। बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। आर्यन के लिए वह एक भूत देख रहा था। राधा के लिए वह उस आदमी द्वारा खोजा जा रहा था जिसे उसने सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया था। प्रिया के झूठ, तुम उसे शर्मिंदा करती हो, वह तुमसे नफरत करता है, तुम एक बाधा हो। राधा के दिमाग में धमाका हुआ। यह उसका पोता नहीं था, यह उसका न्यायाधीश था। उसने आर्यन के चेहरे पर सदमे की नजर देखी और उसे भ्रम के रूप में नहीं, बल्कि घृणा के रूप में व्याख्या किया। नहीं, कृपया नहीं, राधा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। शुद्ध आतंक उसकी आंखों में भर गया। उसने वह प्लास्टिक बैग छोड़ दिया जो उसने साध्वी को बढ़ाया था। खाना, रोटी, संगीत और सब्जियां गंदे फुटपाथ पर लुढ़क गईं। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? प्रतिक्रिया करो। नेहा की तत्काल आवाज उसकी जनसंपर्क प्रमुख उसके बगल से आई। उसके सुरक्षा सहायक संगीत ने सोचा कि कोई खतरा है, लेकिन आर्यन ने उन्हें नहीं सुना। उसने राधा को बैग छोड़ते देखा। उसने उसके चेहरे को पूर्ण भय के मुखौटे में सिकुड़ते देखा और उसे अपनी नाजुक टांगों से जितनी तेजी से हो सके भागते देखा। उसे झुकी हुई, गंदी, डरी हुई और उससे भागते देखा। उस छवि ने आर्यन की लकवा को तोड़ दिया।
सदमा एक आदिम दर्द की दहाड़ में बदल गया जो उसकी आत्मा की गहराई से निकला। दादी माँ राधा। आर्यन दहाड़ा। उसकी आवाज एक ऐसी पीड़ा में टूट गई जिसने पूरी गली को शांत कर दिया। उसने नेहा को अनदेखा कर दिया। उसने फोटोग्राफर को अनदेखा कर दिया जो शुद्ध प्रवृत्ति से तस्वीरें ले रहा था। उसने अपने ही अंगरक्षक को धक्का दिया जिसने उसे रोकने की कोशिश की। सर रुकिए, गार्ड चिल्लाया। लेकिन आर्यन पहले ही दौड़ रहा था। वह फोल्डिंग टेबल के ऊपर से कूद गया, खाने की पतीली गिराते हुए। कतार में खड़े लोग चिल्लाए, उसके रास्ते से हटते हुए। वह एक पागल आदमी की तरह दौड़ रहा था। उसके हजारों डॉलर का सूट दाल सब्जी से सना हुआ था। उसकी आंखें उस ग्रे आकृति पर टिकी हुई थीं जो एक तरफ की गली की ओर भाग रही थी। दादी माँ रुकिए, कृपया। वह संगीत चिल्ला रहा था। राधा उसके पीछे कदमों की आहट सुनकर रो रही थी जबकि भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जा रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखो। उसने उसे ठीक तब पकड़ा जब वह कचरे के ढेर पर लड़खड़ा रही थी, गिरने ही वाली थी। आर्यन ने उसे कंधों से पकड़ लिया ताकि वह फर्श पर न गिरे। संपर्क बिजली जैसा था। यह पहली बार था जब उसने उसे लगभग 1 साल में छुआ था। यह सूखी टहनियों का एक गुच्छा पकड़े हुए जैसा था। वह इतनी हल्की थी कि उसका वजन लगभग कुछ भी नहीं था। गंदे कपड़ों और बासी पसीने की गंध उसे लगी जिससे उसकी आंखें जलने लगीं। दादी माँ, क्या कर रही हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज अब एक दबी हुई सिसकी थी। उसने उसे देखने के लिए घुमाया। मुझे मत देखो कृपया। राधा ने भीख मांगी। अपने कांपते हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मुझे शर्मिंदगी के लिए माफ कर दो आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं एक बाधा हूं। मुझे पता है। मैं शहर छोड़ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वे तुम्हें मेरे साथ देखें। आर्यन को लगा कि दुनिया उसके पैरों के नीचे झुक गई है। उसका दिमाग शब्दों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। शर्मिंदगी, बाधा, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। उसका दिमाग प्रति घंटे 1000 मील दौड़ रहा था, अर्थ खोजने की कोशिश कर रहा था। तुम एक बाधा नहीं हो। संगीत दादी माँ, मुझे मत देखो। तुम मुझसे नफरत करते हो। वह अपने हाथों पर सिसक रही थी। प्रिया ने मुझे बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करती हूं, इसलिए तुम फोन नहीं करते, कि मैं एक बोझ हूं, और वह दया के कारण मुझे रखती थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह एक कदम पीछे हटा। गली सिकुड़ गई लगती थी। राधा के शब्द उसके सिर में घूम रहे थे। प्रिया ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करती हूं, इसलिए तुम फोन नहीं करते, कि वह दया के कारण मुझे रखती थी। और फिर उसकी अपनी आवाज, जिसने प्रिया से बात की थी, जिसने उसके बलिदान पर विश्वास किया था, उसे एक बेवकूफ की लग रही थी। उसने इस टूटी हुई महिला को देखा, वह महिला जिसने उसे पाला था, वह महिला जिसने सोचा था कि वह उसे इतना तिरस्कार करता है कि वह उसे शर्मिंदा करने के बजाय गली में खाना मांगना पसंद करेगी। उस पल उसे जो गुस्सा महसूस हुआ वह इतना शुद्ध, इतना ज्वालामुखी जैसा था कि उसने उसे लगभग अंधा कर दिया। उसकी बहन के प्रति निर्देशित गुस्सा और अपने प्रति निर्देशित अपराधबोध की एक लहर, सागर जितनी भारी। दादी माँ, मेरी बात सुनो। आर्यन ने उसे बीच में टोका। उसकी आवाज एक बर्फीले गुस्से से कांप रही थी। उसने उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार धीरे से उसे अपने हाथों को चेहरे से हटाने के लिए मजबूर किया। उसने उसे क्रोध और दर्द के आंसुओं से भरी अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर किया। प्रिया ने तुम्हें क्या बताया? उसने पूछा। कि तुम नहीं, उसने हकलाया। उसने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजता था? उसने पूछा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। राधा ने उसे भ्रमित होकर देखा। पैसे नहीं बेटा। उसने कहा कि तुम मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, कि मैं उसका बोझ थी, कि तुम। दादी माँ, उसने उसे बीच में टोका। संगीत उसे हल्के से हिलाते हुए उसका दिल टूट रहा था। दादी माँ राधा, मैं तुम्हें 30 रुपये हर महीने 30 रुपये भेजता था, तुम्हारे लग्जरी मेडिकल बीमा के लिए, तुम्हारी थेरेपी के लिए, तुम्हारे खाने के लिए। प्रिया ने मुझे बताया कि तुम सब कुछ खर्च कर रही थी। उसने मुझे बताया कि वह तुम्हारी देखभाल कर रही थी। राधा ने उसे घूर कर देखा। अब सदमा उसका था। शर्म के आंसू रुक गए, उनकी जगह पूर्ण भ्रम ने ले ली। उसके होंठ कांप उठे। 30, उसने फुसफुसाया। नहीं बेटा, नहीं, प्रिया ने कहा। प्रिया ने कहा कि वे टुकड़े उसकी दया के कारण थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दुनिया साफ हो गई। उसने झूठ देखा, उसने ईर्ष्या देखी,
उसने क्रूरता देखी। जीनियस बच्चा, अरबपति, बाजारों की भविष्यवाणी करने वाला आदमी, उस एकमात्र व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया, लूटा गया और हेरफेर किया गया जिस पर उसे भरोसा था। और जब वह अपना साम्राज्य बना रहा था, उसकी दादी माँ राधा दुर्व्यवहार के एक दुःस्वप्न में रह रही थी, यह मानते हुए कि वह उससे नफरत करता था। साध्वी गायत्री, जिसने सब कुछ उचित दूरी से देखा था, धीरे धीरे पास आई। उनका चेहरा एक भयानक समझ से भरा हुआ था। श्रीमान, साध्वी ने कहा, उसकी आवाज दृढ़, मुझे लगता है कि आप दोनों एक भयानक धोखे के शिकार हुए हैं। आर्यन गंदी गली में स्थिर खड़ा था, अपनी दादी को कंधों से पकड़े हुए। उसके शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, हर एक हथौड़े की मार जैसा। उसने कहा कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करती हूं, इसलिए तुम फोन नहीं करते। उसने कहा कि वे टुकड़े उसकी दया के कारण थे। 30-0। उसका दिमाग, वही जो जटिल एल्गोरिदम को प्रोसेस करता था, धोखे की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह इतनी व्यवस्थित, इतनी गहरी बुराई थी कि यह तर्क को धता बताती थी। राधा उसे देख रही थी, उसका चेहरा भ्रम और आतंक का मुखौटा था। यह रहस्योद्घाटन कि आर्यन उसे पैसे भेजता था, उसे राहत नहीं मिली, बल्कि उसे और भी भ्रमित कर दिया। क्या सच था? वह जो उसे तिरस्कार करता था, या वह पोता जो उसे भाग्य भेजता था? यह साध्वी गायत्री थी, जिसने तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ी। वह उनके पास आ गई थी, उसका शांत चेहरा अब गहरी उदासी से चिह्नित था। श्री आर्यन, साध्वी ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी, भ्रम को काटते हुए। मुझे लगता है कि मुझे राधा के कहने की पुष्टि करनी चाहिए। वह 3 हफ्ते पहले हमारी दरवाजे पर दयनीय स्थिति में आई थी। वह सिर्फ भूखी नहीं थी, वह टूट चुकी थी। आर्यन ने अपना सिर साध्वी की ओर घुमाया, उसकी आंखें लाल थीं। वह बूढ़ी नहीं है, साध्वी गायत्री ने सिर हिलाते हुए जारी रखा, मानो अगले झूठ को पढ़ रही हो। वह कुपोषित है, एनीमिया है, पुरानी निर्जलीकरण है और विटामिन की इतनी गंभीर कमी है कि यह एक चमत्कार है कि वह होश में है। आर्यन का पेट सिकुड़ गया। और क्या? डॉ मेहता ने आह भरी, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए। उसके हाथों पर, पीठ पर, कलाई पर पुराने चोट के निशान हैं, डिफेंसिव पैटर्न्स, बचाव के पैटर्न। आर्यन, किसी ने उसे बहुत जोर से और लंबे समय से हिलाया है। यह कोई गिरावट नहीं है, यह दुर्व्यवहार है। आर्यन को लगा कि जमीन गायब हो रही है। मानसिक हेरफेर एक बात थी, शारीरिक हिंसा दूसरी। धन्यवाद डॉक्टर, उसे स्थिर करें। मैं चाहता हूं कि वह आज रात मेरे घर स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज भावनाहीन, मृत थी। उसे ट्रांसफ्यूजन और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होगी, डॉक्टर ने शुरू किया। उसे सबसे अच्छा मिलेगा, इसकी देखभाल करो। आर्यन ने उसे बीच में टोका। वह मुड़ा और अपनी रोल्स रॉयस की ओर चला, जहां उसका ड्राइवर खुला दरवाजा पकड़े उसका इंतजार कर रहा था, अपने मालिक की दयनीय स्थिति को न देखने का नाटक करते हुए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, आर्यन को दुनिया से अलग करते हुए, उसने अपने वकील को फोन किया। मुझे सब कुछ चाहिए, उसने बस इतना ही कहा। आर्यन, सब कुछ किस बारे में? वकील ने पूछा। प्रिया और उसके पति राकेश के बारे में। संगीत, मुझे हर पैसे की पूरी रिपोर्ट चाहिए जो मैंने पिछले 15 सालों से अपनी दादी की देखभाल के लिए उन्हें भेजा है। मुझे बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड खरीद, संपत्ति रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, सब कुछ चाहिए। फॉरेंसिक टीम को ढीला छोड़ दो, मुझे लागत की परवाह नहीं है। मैं इसे सुबह 6 बजे तक अपने डेस्क पर चाहता हूं। एक ठहराव था, आर्यन, यह डेटा का एक पहाड़ है, इसमें कई दिन लगेंगे। सुबह 6 बजे, मार्क्स, आर्यन ने कहा। नहीं तो मैं एक नया ग्राहक ढूंढूंगा। उसने फोन रख दिया। उस रात दादी माँ राधा को एक निजी एम्बुलेंस में आर्यन के पेंट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने उसे प्रवेश द्वार पर प्राप्त किया। वह डरी हुई थी, व्हील चेयर में सिकुड़ी हुई थी, ऊंची छतों, संगमरमर और कांच की दीवारों को डरी हुई आंखों से देख रही थी। उसे लगा कि वह किसी और प्रकार की जेल में है। बेटा, यह बहुत ज्यादा है, उसने फुसफुसाया, आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए। मैं यहां नहीं रह सकती। ये दादी माँ, आर्यन ने उसके सामने घुटने टेकते हुए कहा, उसे देखने के लिए मजबूर किया। यह मेरा घर है, जिसका मतलब है कि यह तुम्हारा घर है, तुम सुरक्षित हो। उसने उसे मुख्य मेहमान कमरे में स्थापित किया, एक ऐसा स्वीट जो उस पूरे अपार्टमेंट से बड़ा था जहां उसने उसे पाला था। इसकी अपनी बालकनी और शहर का एक दृश्य था जो अनंत तक फैला हुआ लगता था। उसने 2 निजी नर्सों को काम पर रखा, गार्ड नहीं बल्कि ट्रॉमा रिकवरी में विशेषज्ञ नर्सों को। जब राधा कई सालों में पहली बार 1000 थ्रेड काउंट की चादरों वाले बिस्तर पर सो रही थी,
एक नर्स उसके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी कर रही थी। आर्यन अपने कार्यालय में अपनी 5वीं कॉफी पी रहा था, जबकि रिपोर्टें उसके ईमेल में आ रही थीं। यह उसकी कल्पना से भी बदतर था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। फोरेंसिक लेखाकार निर्दयी थे। मासिक 30 रुपए राधा के खाते में आते थे और मिनटों बाद एक स्वचालित ट्रांसफर के माध्यम से, जिसे प्रिया ने कॉन्फ़िगर किया था, पैसे चले जाते थे। 10 प्रिया के नाम पर एक निवेश खाते में जाते थे, 5 राकेश के नाम पर एक ऑफशोर खाते में जाते थे और शेष 15 उनके संयुक्त चालू खाते में जाते थे। राधा का खाता, उसका शेष हमेशा 0 रहता था। फिर खरीदारी हुई। आर्यन ने लेन देन को देखा। हर एक थप्पड़ जैसा था। 4 मार्च, लग्जरी डीलरशिप, 85 रुपये। राकेश के लिए एक स्पोर्ट्स कार। 15 अप्रैल, विशेष आभूषण, 22 रुपये। प्रिया के लिए एक घड़ी। 10 मई, 5 स्टार होटल दुबई, 8 रुपये। 12 जून, डिजाइनर बुटीक, 19 रुपये। 18 जुलाई, कैसीनो एंड रिजॉर्ट, लॉस वेगास, 35 रुपये। सूची बढ़ती गई। साल दर साल अनियंत्रित विलासिता, कारें, यात्राएं, कपड़े, राकेश के जुए के कर्ज नकद में चुकाए गए। और जब वे उसके पैसे से राजाओं की तरह रहते थे, वे राधा को बताते थे कि वह एक बेकार बोझ है। सोशल मीडिया ने कहानी की पुष्टि की। प्रिया का इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जो उसके लिए ब्लॉक था, अब उसके जांचकर्ताओं के लिए खुला था। यह अश्लील धन का एक पराध था। प्रिया बुर्ज खलीफा के सामने दुबई में पोज देती हुई, प्रिया एक यॉट पर हंसती हुई, प्रिया अपने नए डिजाइनर बैग को एक कैप्शन के साथ दिखा रही थी जिसमें लिखा था, मेरा पति मुझे बहुत लाड प्यार करता है। उसका पति राकेश, वह आदमी जिसने राधा पर प्लेटें फेंकी थीं। आर्यन ने नियंत्रित शक्ति के साथ लैपटॉप बंद कर दिया। उसे जो ठंडा गुस्सा महसूस हुआ था, वह बर्फ के एक ब्लॉक में जम गया था। नेहा, उसने इंटरकॉम पर कहा। उसकी सहायक, जो बगल के कार्यालय में रात भर जाग रही थी, तुरंत अंदर आ गई। बताओ आर्यन, मेरा पूरा एजेंडा अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दो, उसने कहा। खड़ा होकर अपना सूट ठीक करते हुए, कार तैयार करो और पुलिस विभाग को फोन करो। उनसे कहो कि मेरे पास करोड़ों के धोखाधड़ी और बुजुर्गों के गंभीर दुर्व्यवहार के सबूत हैं और मैं उनसे इस पते पर मिलूंगा। उसने उसे उस घर का पता दिया जो उसने प्रिया के लिए खरीदा था। क्या तुम खुद बन जाना जाओगे? नेहा ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखें एक को छोड़कर सभी भावनाओं से खाली थीं। हाँ, उसने कहा। संगीत, उसने उसके पैसे चुराए, उसने उसकी गरिमा चुराई, उसने मेरा प्यार चुराया। मैं ही वह व्यक्ति बनूंगा जो यह देखकर आनंद लेगा कि उससे सब कुछ छीन लिया गया है। काली रोल्स रॉयस लग्जरी उपनगर की पत्थर की सड़कों से गुजरी और उस भूमध्य सागरीय शैली के घर के सामने रुक गई जिसके लिए उसने भुगतान किया था। यह एक त्रुटिहीन मुखौटा वाला महल था, पूरी तरह से कटे हुए लॉन और आयातित ताड़ के पेड़ों के साथ। यह सोने का पिंजरा था जिसे उसने अपने अपराध बोध से बनाया था और प्रिया के पैसे ने क्रूरता से सजाया था। आर्यन कार से बाहर निकला। उसने एक गहरा, त्रुटिहीन सूट पहना था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन यह एक शिकारी की शांति थी। 2 असंगत पुलिस कारें चुपचाप उसके पीछे रुक गईं। 2 सूट पहने जासूस, एक आदमी और एक औरत, बाहर निकले और सिर हिलाया। मेरे संकेत का इंतजार करें, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। जासूसों ने सिर हिलाया और दूरी बनाए रखी। आर्यन पत्थर के रास्ते से मुख्य दरवाजे की ओर चला। उसने खटखटाया नहीं, उसने घंटी दबाई। आवाज एक मधुर और महंगी धुन थी। कई सेकंड बीत गए। आखिरकार दरवाजा खुला। यह रोहित था, उसका 15 साल का भतीजा, जिसने खोला। किशोर ने अपने चेहरे को ढंकने वाले अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी चश्मे से नजर भी नहीं उठाई। प्रज्ञान AI सॉल्यूशंस का एक मॉडल, जिसकी कीमत हजारों डॉलर थी। वह आर्यन के बगल से बिना अभिवादन किए गुजर गया। अपने खेल में मग्न था। माँ, कोई है? उसने कालीन के किनारे से टकराने से पहले अपने कंधे पर चिल्लाया। आर्यन घर में घुस गया। हवा बासी थी। इसमें महंगे परफ्यूम और गिरी हुई शराब की गंध आ रही थी। आलीशान ड्राइंग रूम में उसने राकेश, प्रिया के पति को एक सफेद चमड़े के सोफे पर लेटे हुए देखा, सीधे बोतल से बियर पीते हुए। सुबह के ठीक बीच में, जब वह दीवार जितनी बड़ी टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था, तभी प्रिया रसोई से हाथ पोंछते हुए दिखाई दी। वह पीली पड़ गई थी। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थीं। उसने खिड़की से आर्यन की कार देखी थी। आर्यन, प्रिया ने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने एक स्वागत योग्य मुस्कान बनाने की कोशिश की। क्या सरप्राइज है? तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो।
वह उसे गले लगाने की कोशिश करते हुए उसकी ओर दौड़ी। संगीत आर्यन ने उसे रोकने के लिए एक हाथ उठाया। यह इशारा इतना ठंडा था कि प्रिया पीछे हट गई, जैसे उसे मारा गया हो। तुमने उसे ढूंढ लिया, उसने तुरंत रणनीति बदलते हुए कहा। उसकी आवाज अब नकली चिंता से भरी थी। ओह मेरे भगवान, क्या राहत है। मैं बहुत चिंतित थी। वह कहाँ थी? बेचारी, मैंने तुमसे कहा था कि वह बूढ़ी है, कि वह भाग जाती है। वह सेनीले सन की है आर्यन, हमें उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। आर्यन ने उसे घूर कर देखा। वह उससे आगे बढ़कर कमरे के केंद्र की ओर चला। राकेश, रुकावट से परेशान होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। उसका चेहरा लाल और उदास था। वह कुपोषित थी। प्रिया ने कहा, आर्यन। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि उसने हवा काट दी और उसे पुराने चोट के निशान थे। राकेश ने सोफे से एक आह भरी। वह बूढ़ी औरत खुद गिर जाती है, उसने चिल्लाया। शराब से उसकी आवाज खुरदरी हो गई थी। वह पूरे दिन लड़खड़ाती रहती है और हमेशा झूठ बोलती है। मैंने तुमसे कहा था कि वह एक समस्या है। तुम्हें हमें इस सारी परेशानी के लिए और पैसे देने चाहिए। आर्यन धीरे धीरे राकेश की ओर मुड़ा। यह पहली बार था जब उसने सालों में उसे सच में देखा था, अपनी बहन के पति के रूप में नहीं, बल्कि उस आदमी के रूप में जिसने राधा पर एक प्लेट फेंकी थी। और पैसे? आर्यन ने एक भयानक शांति के साथ दोहराया, जैसे तुम्हारे गैरेज में स्पोर्ट्स कार के $5 या यह जैसे तुमने पिछले महीने लास वेगास में $35 गंवा दिए थे। राकेश की बियर की बोतल उसके मुंह तक आधे रास्ते में रुक गई। उसके चेहरे से रंग गायब हो गया। प्रिया ने आह भरी। उसने देखा कि जाल बंद हो रहा है। आर्यन, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। राकेश, क्या? झूठ बोलने की कोशिश मत करो प्रिया, आर्यन ने उसे बीच में टोका। उसने अपना फोन निकाला और उसे मार्बल कॉफी टेबल पर फैशन पत्रिकाओं के ढेर के बगल में रख दिया। स्क्रीन चालू थी। $30 के बैंक ट्रांसफर के बाद प्रिया के खाते में तत्काल ट्रांसफर दिखा रही थी। उसे पैसे के बारे में नहीं पता था, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज एक घातक फुसफुसाहट थी। तुमने उसे बताया था कि मैं उससे शर्मिंदा था। तुमने उसे बताया था कि मैं उससे नफरत करता था। तुमने उसे भूखा रखा जबकि तुम दुबई गई थी। प्रिया का मुखौटा टूट गया। डर गायब हो गया, घबराहट गायब हो गई और उसकी जगह कुछ बहुत बदसूरत चीज आ गई, कुछ ऐसा जो 30 साल से पनप रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा शुद्ध क्रोध के मुखौटे में विकृत हो गया। उसकी नफरत आखिरकार मुक्त हो गई, फट पड़ी। और तुम्हें होना चाहिए, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज तेज, उन्मादपूर्ण, शानदार घर में गूंजती हुई। राकेश ने अपनी ही पत्नी को आश्चर्य से देखा। तुम्हें कुछ नहीं पता, प्रिया ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए कहा, मेज पर मुट्ठी मारते हुए। तुम चले गए, तुम अपनी छात्रवृत्ति, अपने पुरस्कारों और अपने परफेक्ट दिमाग के साथ भाग गए। मेरा जीनियस बच्चा, उसने राधा की आवाज की नकल करते हुए उपहास किया, जबकि मैं यहां फंसी रही, स्कूल में गर्भवती, उसकी मूर्खतापूर्ण सलाह सहती रही। तुम्हें बदलना चाहिए प्रिया, वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्रिया उसके उपदेश सहती रही, जबकि वह तुम्हारी प्रशंसा करती थी, यह देखते हुए कि उसे सिर्फ तुम पर गर्व था, कभी कभी मुझ पर नहीं। प्रिया, आर्यन ने फुसफुसाया उसके जहर की गहराई को समझते हुए। वह पैसा मेरा भुगतान था, उसने उसके चेहरे पर चिल्लाया। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर था। इन सभी सालों तक उसे सहने के लिए, उसके गंदगी को साफ करने के लिए, अपमान के लिए यह मेरा मुआवजा था। तुम मुझ पर बकाया थे, तुम दोनों मुझ पर बकाया थे। इसके बाद की चुप्पी कान फाड़ देने वाली थी। प्रिया हाँफ रही थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। राकेश मुंह खोले उसे देख रहा था। रोहित, किशोर आखिरकार अपने वर्चुअल रियलिटी चश्मे उतार चुका था और गलियारे से पीला और डरा हुआ देख रहा था। आर्यन नहीं हिला, बस उसे देखता रहा। उसका दिल उस बहन के लिए टूट रहा था जिसे उसने खो दिया था, और उस राक्षस के लिए सख्त हो रहा था जिसे उसने पाया था। उसने सिर हिलाया। एक संकेत जिसे कमरे में किसी ने नहीं देखा, सिवाय प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे जासूसों के। मुख्य दरवाजा खुला। दोनों जासूस अंदर आए। उनके बैज चमक रहे थे। श्रीमती प्रिया राठी, जासूस ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। कबूलनामे के लिए धन्यवाद। आपको धोखाधड़ी, चोरी और बुजुर्गों के दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रिया मुड़ी। उसका चेहरा नफरत से पूर्ण आतंक में बदल गया। उसने पुलिसकर्मियों को देखा, फिर आर्यन को। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन, मैं तुम्हारी बहन हूं और वह मेरी मां है, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी आवाज मृत थी। जब जासूस उसे उसके अधिकार पढ़ रहे थे,
और उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे कर रहे थे। प्रिया ने उसे आखिरी बार भीख भरी नजर से देखा। आर्यन, कृपया मेरे बच्चों के बारे में सोचो। आर्यन ने गलियारे में खड़े पीले किशोर को देखा, फिर राकेश को, जो अब सोफे पर कांप रहा था। तुमने अपनी मां के बारे में नहीं सोचा, आर्यन ने कहा। वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चला, पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि उसकी बहन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। प्रिया और राकेश का पतन उतना ही तेज था जितना क्रूर। जासूसों द्वारा दर्ज कबूलनामे और आर्यन की टीम द्वारा अनअर्थड खुदाई किए गए वित्तीय सबूतों के पहाड़ के साथ मामला वाटरटाइट जलरोधक था। उन पर करोड़ों के धोखाधड़ी, चोरी और बुजुर्गों के गंभीर दुर्व्यवहार का मुकदमा चलाया गया। प्रेस ने कहानी के साथ जश्न मनाया। परजीवी बहन और धोखा दिया गया अरबपति। लेकिन कानूनी जीत आर्यन को राख जैसी लगी। उसे एक दर्दनाक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ कि जबकि प्रिया ने चाकू चलाया था, उसने दुर्व्यवहार होने दिया था, वह विफल हो गया था। उसकी जीनियस की शान इस विचार पर आधारित थी कि वह पैसे से अपने परिवार के अतीत को ठीक कर सकता है। संगीत, उसने बैंक ट्रांसफर को प्यार समझ लिया था। उसने सोचा था कि 30 रुपये प्रति माह समय, कॉल, उपस्थित होने के साधारण कार्य की जगह ले सकते हैं। उसकी उपेक्षा भले ही रेशम में लिपटी हुई थी। प्रिया के सक्रिय दुर्व्यवहार जितनी ही क्रूर थी, उसने अपनी बहन को हथियार और मकसद दिया था और फिर उससे मुंह मोड़ लिया था। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद आर्यन ने कुछ ऐसा किया जिसने वित्तीय दुनिया को चौंका दिया। उसने प्रज्ञान AI सॉल्यूशंस के CEO पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। मैंने अपना जीवन एक कृत्रिम भविष्य बनाने में बिताया है, उसने एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा। अब समय आ गया है कि मैं एक मानवीय वर्तमान के पुनर्निर्माण के लिए खुद को समर्पित करूं। उसने कंपनी में अपनी करोड़ों की अधिकांश हिस्सेदारी बेच दी। उसने बादलों पर लटके कांच के पेंट हाउस को बेच दिया। उसने लग्जरी कारों के बेड़े को बेच दिया। उस उपनगरीय घर को बेच दिया जो राधा की जेल थी, और उस धन के एक अंश से कुछ नया बनाया। यह एक स्टार्टअप था। यह दादी माँ राधा फाउंडेशन था, एक वास्तविक संगठन जिसमें बड़े पैमाने पर धन था, एक ही मिशन के लिए समर्पित था, अपने ही परिवारों द्वारा वित्तीय और शारीरिक दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों को बचाना और कानूनी रूप से बचाव करना। और फिर उसने एक घर खरीदा, एक शांत ग्रामीण इलाका, हरी भरी पहाड़ियों और एक बड़े बगीचे से घिरा हुआ, उस शहर से हजारों किलोमीटर दूर जो उसे अपनी असफलता की याद दिलाता था। अंतिम दृश्य 1 साल बाद होता है। दोपहर का सूरज एक बड़े बरगद के पत्तों से छनकर आ रहा है। आर्यन पुरानी जीन्स और एक साधारण शर्ट पहने हुए जमीन पर घुटनों के बल है। वह अब टेक्नोलॉजी टाइटन नहीं है, वह बस 36 साल का एक आदमी है जिसके नाखूनों के नीचे मिट्टी है। एक गुलाब का पौधा लगाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। उसके पीछे से एक मजेदार और स्पष्ट आवाज आती है। आर्यन मुड़ता है। दादी माँ राधा बरामदे में एक आरामदायक बेंत की कुर्सी पर बैठी है, एक बुनी हुई चादर में लिपटी हुई। 1 साल की देखभाल, अच्छा खाना और सबसे बढ़कर शांति ने उसे बदल दिया है। उसका वजन बढ़ गया है, उसके सफेद बाल चमक रहे हैं और उसकी आंखें, हालांकि अभी भी एक पुराने सदमे की छाया लिए हुए हैं, स्पष्ट हैं। उसने साफ और गर्म कपड़े पहने हैं। वह उस पर हंसती है। वह हमेशा संख्याओं के साथ एक जीनियस रहा है, लेकिन हाथों के साथ एक आपदा। तुम्हें गड्ढे को 2 गुना गहरा खोदना होगा। आर्यन मुस्कुराता है, एक सच्ची मुस्कान, कुछ ऐसा जो उसका चेहरा लगभग करना भूल गया था। मुझे पता है दादी माँ, इसलिए मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है ताकि तुम मुझे बताओ कि कैसे करना है। वह उठता है और उसके पैरों पर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ जाता है, अपना सिर उसकी गोद में रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वह 10 साल का होने पर करता था। वह सहज रूप से उसके बालों को सहलाती है। वे एक पल के लिए चुप रहते हैं, हवा की आवाज सुनते हुए। राधा उसे देखती है। उसने, प्रिया ने, जेल से मुझे एक पत्र लिखा। आर्यन तनाव में आ गया। उसमें क्या लिखा था? उसने कहा कि उसे अफसोस है कि ईर्ष्या ने उसे बीमार कर दिया था, कि वह मेरी क्षमा की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन वह उम्मीद करती थी कि मुझे पता होगा कि जिस महिला ने यह सब किया वह बच्ची नहीं थी जिसे मैंने पाला था। राधा ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन चुप रहा। क्या तुमने उसे माफ कर दिया है दादी माँ? उसने पूछा। राधा ने पहाड़ियों की ओर देखा, एक पल के लिए। क्षमा जटिल है बेटा, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसे शांति मिले, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ यहाँ है। संगीत आर्यन को गले में एक गांठ महसूस हुई। कभी कभी उसकी अपनी लापरवाही का अपराधबोध उसे रात में जगा देता था।
वह अभी भी चैरिटी की कतार में उसका चेहरा देखता था, मानो वह उसके दिमाग को पढ़ रही हो। राधा ने उसके कंधे को दबाया। उस दिन मंदिर में जब मैंने तुम्हें देखा, आर्यन ने उसे देखा। तुमने सोचा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। नहीं, राधा ने उसे धीरे से ठीक करते हुए कहा। एक पल के लिए मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी आंखें देखी और मुझे शर्मिंदगी नहीं दिखी। मुझे वही 10 साल का बच्चा दिखा जिसने अपनी ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। मुझे मेरा जीनियस बच्चा दिखा और मैं जान गई कि वह मेरे लिए वापस आया था। आर्यन अब आंसू नहीं रोक पाया। उसने उसके हाथ को अपने गाल से दबाया। और मैं तुमसे, दादी माँ राधा, मुझे माफ कर दो, कृपया। मुझे इसे दिखाने में इतना समय लगने के लिए माफ कर दो। राधा ने अपने गांठदार अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम अब घर पर हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरकार वह शांति महसूस कर रहा था, जिसे 30 रुपये प्रति माह कभी नहीं खरीद सकते थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा वयस्क जीवन अपने अतीत से भागते हुए बिताया था, अपनी पीड़ा को सफलता के पहाड़ों के नीचे दफनाने की कोशिश करते हुए, जबकि असली खजाना, एकमात्र जो मायने रखता था, वह हमेशा वहीं था, उस पुरानी तस्वीर में, अपनी दादी के गर्व में। उसने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उस महिला द्वारा एक चैरिटी की कतार में पाया जाना था, जो हमेशा उसका सच्चा घर थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो लाइक करना और नई कहानियों को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं।